नमस्कार दोस्तों, आज मैं ट्यूटोरियल 4 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और इसका टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो एब्रीविएशंस और जो बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं जो नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में समझ में नहीं आते लोगों को, तो इस लिहाज से कि कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज हम लोग को पता होनी चाहिए। कोई बोलता है जैसे वादी स्वर, संवादी स्वर, रसिक, सप्तक, ऑक्टेव, ये सब क्या होता है, तो वो डिटेल्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें यूज होने वाले जो मेन शब्द हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला मेरा जो ट्यूटोरियल था वो आपने देखा होगा, सरगम के ऊपर थे, सारा गामा पादा नीसा, जो हमारे 7 स्वर हैं, बेसिक स्वर, वो हम लोग किस तरह से उसका रियाज करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा। और दूसरे में मैंने जैसे आपको बताया था कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ये हम लोग हारमोनियम में किस तरह सेट होते हैं। और उसके बाद मैंने फिर थर्ड में अपना बताया था थाट के ऊपर, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, आपको थाट के बारे में बताया था क्या होते हैं, राग क्या होते हैं, थाट में कोमल स्वर, शुद्ध स्वर क्या होते हैं। तो आज हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा अलंकार और जाति। जाति भी एक वर्ड शब्द है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आपको शायद थोड़ा पसंद आएगा। तो दोस्तों टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग सिंबॉलिक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टोटल हमारे 12 स्वर होते हैं, 7 हमारे बेसिक स्वर हैं, उसके अंदर 4 हमारे कोमल होते हैं, रे ग धानी, और 1 हमारा तीव्र होता है मा। मा जो है उसके साथ कंडीशन है कि जब भी यूज होगा तो तीव्र में यूज होगा या शुद्ध में यूज होगा। और रे ग धानी जो हमारे स्वर हैं ये कोमल भी यूज हो सकते हैं और शुद्ध भी यूज हो सकते हैं, ये कभी तीव्र नहीं होता है इसका। स और प हमारे जो है षडज और पंचम, ये हमारे अचल स्वर कहलाते हैं, जो अपनी फिक्स होते हैं, इनका ना कोई कोमल स्वर होता है ना तीव्र होता है, तो ये अचल स्वर इसको बोलते हैं। और तीसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज स के साथ ये है षडज, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हमारी सरगम स्टार्ट होती है, कि स जो है वो किसी भी राग के अंदर वर्जित नहीं होता, ये इसकी ब्यूटी है। बाकी स्वर तो वर्जित हो जाते हैं लेकिन स कभी भी वर्जित नहीं होता। तो इस स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसके एक तो फुल फॉर्म लिख दी है। जब हम लोग सारे गामा करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सा को हम लोग जैसे षडज बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है षडज। रे को हम लोग ऋषभ बोलते हैं, और ग की फुल फॉर्म होती है गंधार। या आप दोस्तों नोट भी कर लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ग हमारा गंधार होता है, म मध्यम की शॉर्ट फॉर्म होती है म। और इसी तरह पंचम को हम लोग शॉर्ट में प बोलते हैं, धैवत को हम लोग ध बोलते हैं, और निषाद लास्ट है हमारा निषाद, इसको हम लोग एन से या न से डिनोट करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि अंडरलाइन दिखाई दे रही है, ये अंडरलाइन डिनोट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब कोई कोमल स्वर हम लोग डिनोट करते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसलिए रेगा धानी में आप देखेंगे तो अंडरलाइन किया हुआ मैंने, और क के अंदर, रे के अंदर, और इसके बाद ध और नी में हमने अंडरलाइन किया। लेकिन म के ऊपर एक कॉमा आपको हल्का सा दिख रहा होगा, एक्चुअली म के ऊपर एक वर्टिकल लाइन होती है, बट इसमें प्रोविजन नहीं था तो कॉमा से मैंने दिखा दिया, बट एनीवे ये भी चलेगा। तो म जो है इसके ऊपर एक लाइन दिखाते हैं, ये हमारा आ रहा है कोमल और शुद्ध स्वर के बारे में। लेकिन एक चीज और मैं आपको इसी के साथ बताता चलता हूँ, हालांकि लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, बट लेट अस रिपीट, नो प्रॉब्लम, कि हारमोनियम के साथ जब हम लोग बजाते हैं मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक एंड तार सप्तक, तो उसके अंदर जो हमारे मंद्र सप्तक होते हैं उसके स्वर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई राग बज रहा है तो उसमें मंद्र सप्तक का कौन सा है और मध्य का कौन सा है और तार का कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे राग ऐसे होते हैं जिसके अंदर तीनों सप्तक ऑक्टेव यूज होते हैं। तो उसके लिए उसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों। जो मंद्र सप्तक है हमारा, उसमें नीचे हम एक डॉट लगा देते हैं बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मैं आपको बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में वैसे बताऊंगा, बट शॉर्ट में आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि मंद्र सप्तक में नीचे डॉट लगाते हैं, शुद्ध में हम लोग कोई साइन नहीं देते। और जो तार सप्तक के स्वर होते हैं उसमें हम लोग टॉप के ऊपर राइट हैंड साइड पे एक डॉट लगाते हैं। ये पहचान होती है कि किस सप्तक का हम लोग आलाप कर रहे हैं, क्योंकि हर एक राग में जब हम आलाप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें तीनों ऑक्टेव के अंदर बजाना पड़ता है। तो
तो एक तो दोस्तों ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं राग के ऊपर। राग क्या चीज़ होता है? तो राग तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये एक मेलोडिक कंपोजिशन है, कुछ फिक्स स्वर होते हैं, हर एक राग के अलग अलग डिफाइंड स्वर होते हैं, उसको हम लोग एक मधुर लय रूप में गाते हैं, जब एक डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। जैसे हम लोग सारे गामा गाते हैं तो मैंने आपको बताया था हम लोग कई तरीके से गा सकते हैं उसको। हमें सिर्फ ध्यान देना होता है टाइमिंग का। हमारा टाइम पीरियड शुड बी सेम एंड कांस्टेंट इन बिटवीन एवरी स्वर। जैसे हम अगर सारे गामा पादा नीसा कर रहे हैं तो हम सारे गामा पादा नीसा करेंगे तो ऐसे करेंगे सारे गामा पादा नीसा, या अगर हम अलाप करके कर रहे हैं तो हम करेंगे सारे गामा, लाइक दैट। तो लेकिन टाइम इंटरवल वही है, कोई ऐसा नहीं हम कर सकते कि सारे गामा पादा नीसा, वो हमारा इरेगुलर हो जाएगा, वो दैट इज नॉट अलाउड। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइम इंटरवल शुड बी कांस्टेंट एंड विद एनी टाइम इंटरवल वी कैन सिंग दी राग। एंड ये जो मेलोडिक कंपोजिशन है इसका फिक्स स्वर का होता है, क्योंकि हर एक राग के जो सीक्वेंस ऑफ स्वर है वो फिक्स होते हैं। तो इसमें हम लोग डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इसको गा सकते हैं। और कोई भी राग जो हम जब गाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक रूल और भी है जो हमें ये बताता है कि किसी भी राग के आरोह और अवरोह में मिनिमम 5 स्वर होते हैं और मैक्सिमम 7 होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है। कोई भी राग ऐसा नहीं जिसमें आरोह अवरोह में 5 से कम हो या 7 से ज्यादा हो। तो ये स्वरों की गिनती है। और उसके बाद हमारा कोई भी राग किसी न किसी ठाट को बिलोंग करता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक टर्म होता है नेक्स्ट रागनी, जिसको हम लोग बोलते हैं। रागनी जो है दैट इज ए फेमिनिन फॉर्म ऑफ राग। फेमिनिन फॉर्म ऑफ राग जो होती है इसको हम लोग रागनी बोलते हैं। फिर रस होते हैं, रस होते हैं ना अलग अलग, जैसे मसाले हम लोग किचन में यूज करते हैं, हल्दी, धनिया, हींग, जीरा, सबका अलग अलग फ्लेवर होता है। इसी तरह दोस्तों रस जो होता है म्यूजिक में एक सॉर्ट ऑफ स्पाइस है, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट, आई मीन दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द इमोशनल स्टेज ऑफ योर राग जिसमें आप गा रहे हैं। तो रस कौन कौन से हैं? 9 मैंने आपको पेश किए, वैसे और भी है बट 9 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें श्रृंगार रस है, जैसे दैट इंडिकेट्स लव एंड ब्यूटी। उसके बाद हास्य है विच इंडिकेट्स लाफ्टर, हास्य जिसको हम बोलते हैं। एक करुणा है, करुणा राग होता है, वो सौरों के लिए होता है, सैडनेस के लिए। रुद्र राग होता है, रुद्र एंगर को डिनोट करता है। वीर रस में हम लोग हीरोइज्म या करेज के लिए होता है। भयंकर राग जो होता है टेरर एंड फियर को दिखाता है। इधर विभत्स, ये थोड़ा डिस्गस्टिंग होता है। अद्भुत राग, ये सरप्राइज, एक जैसे आदमी भचक्का रह जाता है उस तरह का अद्भुत राग। एक शांत राग है, दैट इज फॉर पीस, बेसिकली शांत राग इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे अलग अलग दोस्तों रस होते हैं इसके राग के। और लोग देखते हैं रसिक, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है। रसिक क्या चीज होती है ये हम लोग आगे जब यूज करेंगे ना, वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन ये सब नहीं करूंगा, इसलिए हम अभी सब सारी चीजों को डिटेल में बात करते हुए चल रहे हैं। रसिक क्या चीज होती है? जो रस को कंपोज करता है उसको हम लोग रसिक बोलते हैं। जो मान लीजिए मैं श्रृंगार रस में कोई चीज गा रहा हूँ और मैंने कोई अपनी रचना बनाई है तो आई विल बी कॉल्ड रसिक, यू कैन कॉल मी रसिक अदरवाइज ऑल्सो। वक्र राग, ये वक्र राग जो होता है ये हमारे कार्नेटिक म्यूजिक जो है हमारे एक्चुअली इंडिया में 2 क्लासिकल म्यूजिक हैं। एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट है। और दूसरी है कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, ये हमारा साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर ये हमारा वक्र राग बहुत ज़्यादा यूज होता है। और भी जन्य राग के अंदर आता है, एक जन्य राग उनके यहाँ होता है, उसका एक पार्ट है वक्र राग। इसमें कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता है, नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये राग गाया जाता है, ये वक्र राग है। इसी तरह होती है एक पकड़। हम लोग जब राग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हर एक राग में जब हम उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उसमें आरोह होता है, अवरोह होता है, पकड़ होती है, चलन होता है। ये क्या चीज़ है? पकड़ दोस्तों हम लोग उसको कहते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ सर्टेन स्वर्स विच आर स्पेसिफाइड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, क्योंकि हर एक राग के एक डिफाइंड सीक्वेंस होता है। और वो जब कोई आदमी बजाता है, मान लीजिए कहीं अगर आपको म्यूजिक का ज्ञान है और कहीं अगर कोई आदमी वो राग बजा रहा है तो आपको उसके सीक्वेंस ऑफ स्वर से आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि ये तो भोपाली है,
सारे का पा सा कोई बजाएगा या उससे रिलेटेड बजाएगा, आप कहेंगे तो राग भोपाली। तो ऐसा सीक्वेंस स्वर का जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ये कौन से राग का गा रहा है बंदा, तो वो पकड़ कहलाती है। इसी तरह चलन हम लोग बोलते हैं जो सीक्वेंस बहुत फ्रीक्वेंटली, स्वर का ऐसा सीक्वेंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली उस राग में गाया जाता हो, जैसे गरे नीरे सा पामा गरे नीरे सा, ये हम लोग ये राग यमन में ये सीक्वेंस बहुत फॉलो करते हैं, तो इसको आप चलन बोल सकते हैं। तो चलन जो होता है ये हमारा डिफाइंड फिक्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्वर है, और पकड़ जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे हम उस राग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये कौन सा राग है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं वादी स्वर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट दोबारा बताता हूँ। जब हम कोई भी राग का प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक राग के अंदर वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी या वर्जित स्वर होते हैं। ये 4 स्वर होते हैं। वादी का मतलब होता है जो स्वर सबसे ज्यादा है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो शब्द अगर यूज हो रहा है किसी राग में तो उसको हम लोग वादी स्वर बोलते हैं। जैसे ग और नी, ये हम लोग देखते हैं कि राग भोपाली में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो स्वर हमारा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उसको हम लोग वादी बोलते हैं। जो उससे सेकंड नंबर पे यूज हो रहा है उसको हम लोग संवादी स्वर बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर वो स्वर होते हैं जो वादी और संवादी के अलावा दूसरे स्वर होते हैं, उनको हम लोग अनुवादी स्वर बोल देते हैं। फिर एक लास्ट आता है विवादी स्वर या वर्जित स्वर। जैसे मैंने आपको स के केस में बताया था कि उसमें कोई कहीं भी वर्जित स्वर में वो नहीं होता किसी भी राग में। तो वर्जित स्वर वो स्वर होते हैं जो उस राग में प्रोहिबिटेड होते हैं, उन स्वर का यूज आप उस राग में नहीं करते। जैसे म और नी आप राग भोपाली में यूज नहीं कर सकते, वर्जित का मतलब दैट इज प्रोहिबिटेड। तो ये 4 स्वर है दोस्तों, वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। इसको भी आप याद रखिएगा। ये टर्म हमारे आगे चल के बहुत यूज होने वाले हैं, और उस टाइम पे हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बोला जाएगा कि भाई इसमें ये वादी है, ये संवादी है। तो मैं आशा करता हूँ आप उस टाइम पे इतना प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। फिर आता है दोस्तों इसकी स्वर मालिका। अब स्वर मालिका क्या होती है? स्वर मालिका एक तालबद्ध ऐसी रचना होती है, ताल विद इन ताल जो गाई जाती है। ताल के ऊपर भी मैं आपको ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, आगे बताऊंगा ताल क्या चीज़ होती है। अभी आप सिर्फ ताल समझ लीजिए कि तालबद्ध रचना जो होती है किसी भी राग के अंदर, और उसमें हमारे डिफाइंड स्वर यूज होते हैं और मेलोडिक फॉर्म में उसको गाया जाता है, उसको हम लोग स्वर मालिका बोलते हैं। तो हर एक राग की स्वर मालिका अलग अलग होती है, हर एक राग की स्वर मालिका होती है और अलग अलग होती है। तो स्वर मालिका हमें मेलोडिक कंपोजिशन हो गया हर एक राग का, और उसके बाद लक्षण गीत जो आता है वो एक ऐसा गीत बनाया जाता है, हर एक राग में अवेलेबल है वो, कि वो उस राग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल वो बताएगा कि राग का गायन समय क्या है, इसमें वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, इसमें वर्जित स्वर कौन सा है, इसको किस समय गाते हैं। ये सारी डिटेल्स उस राग के बारे में आपको बताएगा। ये आश्रय राग है कि नहीं है। आश्रय राग उस राग को कहते हैं जिसका नाम और ठाट का नाम सेम होता है, तो वो हमारा आश्रय राग हो जाता है। लक्षण गीत के बाद बंदिश आती है। हर राग की एक बंदिश की रचना की जाती है। वो बंदिश बहुत ही मेलोडिक फॉर्म में होती है, और उसमें हर एक राग की वो सेट की जाती है, जो रचनाकार हैं वो उसको लिखते हैं। तो बंदिश हर एक राग की अलग अलग होती है। फिर गायन समय दोस्तों आपको पता ही है, संधि प्रकाश, सनराइज से थोड़ा पहले और बाद के बीच का जो पीरियड होता है, सनराइज से थोड़ा बाद और थोड़ा पहले का, उसको हम लोग संधि प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद मॉर्निंग, डे टाइम, दिन में गाया जाने वाला राग, हालांकि कम होते हैं, ज़्यादातर राग जो है वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या रात के होते हैं। फिर संध्या के राग भी हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, इस तरह से अलग अलग राग को 3 सेगमेंट में बांटा गया है। तो उसके हर एक राग के अलग अलग गायन समय डिफाइंड है बिल्कुल। तो उस हिसाब से उन राग, हालांकि आप उसको कभी भी गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट थ्योरेटिकली उसका टाइम डिफाइंड है हर एक राग के लिए। इसी तरह दोस्तों आता है अलाप। देखिए अलाप और तान 2 चीज़ें होती हैं, इसमें आप एक फ़र्क समझ लीजिए। अलाप और तान में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि तान थोड़ी फास्ट होती है। तान में हम जब रिसाइटेशन करते हैं स्वर का तो थोड़ा द्रुत गति से होता है, फास्ट होता है, और अलाप जो होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं। तो एक उसको भी हम लोग एक मेलोडिक प्रेजेंटेशन उसको बोल देते हैं, मधुर प्रस्तुति जिसको बोलते हैं, जो सुनने में हमें कानों में सूदिंग लगे।
तो उसमें भी हर एक राग के जो सिलेक्शन ऑफ स्वर हैं डिफरेंट होते हैं, और उनको हम डिफरेंट वेरिएशंस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो स्वर हैं उसको हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में, बहुत सारे आलाप होते हैं, हर एक राग में हम आगे जाके पढ़ेंगे। आलाप स्लो गाए जाते हैं लेकिन बहुत मेलोडिक स्टाइल में गाते हैं उसको, और जब राग का हम पहला कोई पढ़ते हैं तो उसके साथ वो हम लोग उसका रिसाइटेशन करते हैं। तो राग स्लो होते हैं और ताने थोड़ी सी फास्ट गाई जाती हैं। तो इसकी मात्राएं होती हैं अलग अलग, ये मात्राएं भी हम लोग आगे जाके समझेंगे क्या चीज़ है। मात्रा का कंसेप्ट, ताल का कंसेप्ट, ताले कौन कौन सी होती हैं, अलंकार कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हम लोग दोस्तों आगे चल के अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी हम लोग तान समझ लेते हैं कि तान थोड़ी फास्ट होती है, दैट इज सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन, तानना जैसे किसी चीज़ को कहते हैं, स्ट्रेच करना कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग एक मधुर रचना के रूप में और सिलेक्टेड स्वर उसके सिलेक्ट करके जो डिफरेंट राग में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उसको हम लोग गाते हैं, उसको तान बोला जाता है। हरकत क्या होती है दोस्तों? हरकत भी बहुत होती है, जैसे बच्चे शैतानी करते हैं इसी तरह हरकत होती है म्यूजिक के अंदर, कि जब हम लोग बहुत सारे स्वरों को थोड़ा सा एक मधुर रचना सी दे के अलग अलग उसमें गमक, खटका, मीट, मुर्की, ये सारी चीज़ें जब हम उसमें ऐड कर देते इस तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं तो, और उसमें सुर अलग अलग जो हम दिए जाते हैं देते हैं, तो उसको हम लोग हरकत बोलते हैं दोस्तों। फिर आते हैं वर्ण। वर्ण दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ण वैसे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिफरेंट सीक्वेंस जो वर्ड्स स्वर के हमारे होते हैं म्यूजिक में जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं नॉर्मली। वर्ण जो होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। स्थायी वर्ण होते हैं जिसमें हम लोग 2 स्वर को रिसाइटेशन करते हैं, एक से स्वर को स्थायी बोला जाता है उसको। और दूसरे होते हैं आरोही जो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सारे गामा पढ़ते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो वो सारे गामा जब हम करेंगे तो वो आरोह हो गया। और दूसरा होता है अवरोह, अवरोह आपने पढ़ा ही हुआ है। फिर संचारी होता है, उसमें आरोह अवरोह दोनों होते हैं। जैसे सारे गामा पाधा पामा गारे सा, सारे गामा पाधा पामा गारे सा, मतलब आरोह भी आ रहा है अवरोह भी आ रहा है, इसको हम लोग संचारी बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे वर्ण हैं। अब हम लोग आते हैं कर्ण स्वर। कर्ण स्वर ऐसा होता है दोस्तों जिसमें हम लोग जैसे हमें होता है रे मरेगा मरेगा पधम, इस तरह करके हम लोग 3 स्वर को, बीच वाले स्वर को हल्का सा टच करते हुए आगे निकल जाते हैं। 3 स्वर हमें बोलते हैं, 3 स्वरों में होता है ये। तो बीच वाला स्वर हम लोग जस्ट हाफ सेकंड के लिए ऐसे टच किया और निकल गए, रेपम पधम, तो बीच वाले को हल्का सा टच किया और निकल गए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कर्ण स्वर बोला जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है दोस्तों मीण। मीण क्या होता है? ये दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे कॉर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे सारंगी वगैरह है, सितार है। तो इसमें हम लोग जो कलेक्टिव स्ट्रेचिंग करते हैं ना कॉर्ड्स की, उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, उसको मीण बोला जाता है, उसको मीण हम लोग बोलते हैं। और इसे हारमोनियम में भी हम लोग मीण निकालते हैं, बट मेनली ये यूज होती है, ये वर्ड यूज होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो कॉर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको हम लोग तत् इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी 3-4 तरह के होते हैं, तत्, सुषेर, अवनत, घन, वो मैं आपको बाद में अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। तो मीण जो है वो एक कलेक्टिव स्ट्रेचिंग ऑफ कॉर्ड्स है, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर होती है मुर्की। मुर्की क्या चीज़ है दोस्तों? मुर्की जो होती है इसके अंदर हम लोग 3 स्वर को ऊपर नीचे वाले यूज, जैसे रे के बाद नॉर्मली हमारा आएगा स, फिर नी, रे सा नी अगर हम देखेंगे, या ग म प, ग म प आएगा। तो अब ग म प को हम लोग क्या करेंगे? आरोह अवरोह में करेंगे, ग म प ग म, नॉर्मली प ग म बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प ग म, प म ग हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, प म ग। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे प ग म, मतलब लास्ट वाला बीच में हमने ले लिया। तो उससे एक जो हमारा एक जर्क सा आएगा ना सुनने में, ध ध म ध प म ध म प स रे ग स ग रे रे ग स ग रे रे
इस तरह के जो इससे मुर्की एक जट जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड मुर्की। फिर आता है दोस्तों गमक। पुराने टाइम में 15 तरह की गमक गाई जाती थी। गमक जो होता है ये एक्चुअली वाइब्रेशंस होते हैं जो हम लोग गले से निकालते हैं, जब हम लोग सुर का रिसाइटेशन पे ये जो वाइब्रेशंस आती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं गमक। पाधा नीसा, पाधा सहनी, इस तरह के पाधा सहनी गमक जो होती है, ये हमारा 7 तरह की मेनली 15 तरह की पहले होती थी, लेकिन अभी 7 तरह की गमक जो है वो नॉर्मली लोग निकालते हैं। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से मैं आपको लेके आया हूँ। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, लिखा भी है कंपित, स्फुरित, लीन, भिन्न, स्थविर, आहत एंड ऑक्सीलेटिंग, आंदोलित जिसको आप बोलते हैं। ये हमारे गमक के दोस्तों वेरिएशन हैं। और ये मैंने आपको ट्यूटोरियल आज का टर्मिनोलॉजी के ऊपर पेश किया है, और इसके ऊपर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा जो है वो आएगा दोस्तों अलंकार और ताल के, जाति के ऊपर। तो जाति में आपको बताऊंगा जाति क्या चीज़ होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो राग में हम जब क्लासीफाई करते हैं राग को, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जाति के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अलंकार में आपको हारमोनियम पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल दूंगा, उसमें मैं आपको अलंकार बताऊंगा। जैसे बहुत तरह के अलंकारिक ताने होती हैं। अलंकारिक ताने हैं, सपाट ताने हैं, कूट तान, बोल तान, छूट तान, इस तरह की बहुत सारी ताने होती हैं। तो मैं आपको अलंकारिक तानों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ, और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, रियाज करिएगा। कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। मेरा नाम अजय भटनागर है, और आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। और नेक्स्ट टाइम हम जो है आपको बढ़िया ट्यूटोरियल लेके आएंगे अलंकार और जाति के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।